हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन सक्सेस प्लस एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम सिविल इंजीनियरिंग में एक क्वेश्चन सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कि 10,000 के आसपास आपके एमसीक्यूज कवर किए जाएंगे। और ये जो एमसीक्यूज होंगे ये आपके जीरो लेवल से लेके टॉप लेवल तक के होंगे। तो चाहे आप एईजेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप गेट की कर रहे हो, चाहे आप पीएससी की कर रहे हो, आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। ठीक है। और अभी जो हमने क्वेश्चन सीरीज लॉन्च करी है वो करी है एमसीक्यूज की। इसके बाद हम कन्वेंशनल की क्वेश्चन सीरीज भी लॉन्च करेंगे। वो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन सीरीज में जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो आपके टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। जैसे कि आज हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक कवर किया जाएगा दैट इज प्रिसिपिटेशन। और प्रिसिपिटेशन में भी आज हम वो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए अपन क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे देखें। हाइड्रोलॉजी इज नेसेसरी फॉर सिविल इंजीनियर्स फोर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए या एक सिविल इंजीनियर के लिए हाइड्रोलॉजी जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ यहाँ पे कारण बताए हुए हैं। तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। ठीक है। देखो, पहले अपन थोड़ा सा हाइड्रोलॉजी के बारे में देखते हैं कि हाइड्रोलॉजी क्या होती है। ठीक है। हाइड्रोलॉजी में आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है दैट इज क्या है, हाइड्रो। और हाइड्रो का मतलब जनरल सी बात है, होता है आपके पास वाटर। ओके। अब वाटर की ये एक साइंस है, मतलब हाइड्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो वाटर के बारे में स्टडी करती है कि वाटर का अक्रेंस कैसे होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, और सारा की सारा जो प्रोसेस होता है वाटर का, ये सारा की सारा स्टडी किया जाता है हाइड्रोलॉजी में। कि भैया किसी पर्टिकुलर एरिया से या किसी पर्टिकुलर कैचमेंट से कितना डिस्चार्ज आएगा, कितना उसका रन ऑफ आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम हाइड्रोलॉजी में कवर करते हैं। तो अब देखें, इसके ऑप्शन देखते हैं अपन। पहला क्या है, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन स्ट्रक्चर। तो कोई भी इरिगेशन स्ट्रक्चर है, लाइक कैनाल है, डैम है, ब्रिज है, कुछ भी है। ब्रिज को अपन इरिगेशन स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, लाइक कैनाल, डैम, रिजर्वोयर, जो भी हैं अपने। तो उनके लिए हमें हाइड्रोलॉजी की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर लेट सपोज मैं एक डैम बना रहा हूँ तो डैम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये तो देखना पड़ेगा ना कि भाई मेरा जो डैम का रिजर्वोयर है उसमें पानी सफिशियंट आएगा या नहीं आएगा। और वो कहाँ से पता लगेगा, मैं ये देखूंगा कि इसका डैम का जो कैचमेंट है उसमें कितना रन ऑफ आता है, उसमें कितनी प्रेसिपिटेशन होती है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता लगेंगी, हाइड्रोलॉजी से पता लगेंगी ना। तो ये जो हमारा ए ऑप्शन है वो क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। ब्रिज नहीं, ये है यहाँ पे ब्रिज। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एंड कलवर्ट। तो ब्रिज और कलवर्ट जब डिजाइन किए जाएंगे तो भी हमें हाइड्रोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा मानिए आप, ये मेरे पास एक रिवर है और मैं यहाँ पे एक ब्रिज बना रहा हूँ। तो ब्रिज जब मैं बनाऊंगा तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि ना कि इस रिवर में फ्लड आती है तो किस लेवल तक आती है, कितना इसमें नॉर्मल रन ऑफ आता है, सारी कुछ पता होनी चाहिए। ठीक है। तो वो किससे पता लगेंगी, आपको हाइड्रोलॉजी से पता लगेगी। तो मेरा बी ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा, फ्लड कंट्रोल वर्क अगर मैं करूंगा तो हाइड्रोलॉजी की इंफॉर्मेशन होना या नॉलेज होना मेरे पास क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास डी। सारे के सारे जो काम है इनमें हाइड्रोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है ना। तो एक का क्वेश्चन नंबर वन का आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर दो देखें। क्वेश्चन नंबर दो क्या बोल रहा है, द वाटर फ्रॉम ओशियन टू एटमोसफेयर। ठीक है। देन एटमोसफेयर टू ग्राउंड एंड बैक टू ओशियन इज कॉल्ड। तो इसने क्या बताया है, एक तरीके से साइकिल बताइए। क्या है, वाटर पहले ओशियन से एटमोसफेयर में गया। ठीक है। ओशियन से एटमोसफेयर में जाएगा, इवेपोरेशन के थ्रू जाएगा। ठीक है। फिर एटमोसफेयर से फिर ग्राउंड पे आया, किसके थ्रू में आता है, प्रिसिपिटेशन के थ्रू आता है। मतलब बरसात होगी तभी तो एटमोसफेयर से पानी ग्राउंड पे आएगा। और फिर ग्राउंड से बह के कहाँ पे चला गया, वापस से ओशियन में चला गया, किसकी फॉर्म में, रन ऑफ की फॉर्म में। क्लियर है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से साइकिल है ना। ओशियन से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से ग्राउंड और ग्राउंड से वापस ओशियन। तो ये एक तरीके क्या बन गई, मेरे पास साइकिल बन गई। और इस साइकिल को ही क्या बोला जाता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोला जाता है। क्लियर है। ये आपको शायद पता भी होगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है ये एक पूरा प्रोसेस है, और इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से फुलफिल होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमडी। आईएमडी की फुल फॉर्म होती है इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है। भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है उसे बोला जाता है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका न्यू दिल्ली में। ये है आपका न्यू दिल्ली। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1875 के आसपास। ये शायद नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर फोर है, प्रिसिपिटेशन इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ। प्रिसिपिटेशन जब होती है तो उसको किसकी टर्म में मेजर किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता होगा, उसे हमेशा डेप्थ में मेजर करते हैं। आपने कभी भी सुना होगा तो ऐसा ही होता है कि भैया इस पर्टिकुलर जगह पे इतनी बरसात हुई, या
अगर मैं एग्जांपल लूँ कि जयपुर में कल 2 सेंटीमीटर बरसात हुई, तो हमेशा ऐसा ही तो बोला जाता है ना। हमेशा प्रिसिपिटेशन को किस में मेजर किया जाता है, डेप्थ में मेजर किया जाता है। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि जयपुर में कल 50 मीटर क्यूब बरसात हुई। ठीक है, तो ध्यान रखना कि प्रिसिपिटेशन को हमेशा किस में मेजर किया जाएगा, डेप्थ में मेजर किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, when rain drop evaporate before reaching earth while passing through air is called। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ये मेरी एक रेन ड्रॉप है जो कि एटमॉस्फेयर से चली, क्लाउड से चली और ग्राउंड सरफेस पे नहीं पहुंची है, बीच में ही क्या हो गई, इवेपोरेट हो गई। इसका कारण क्या हो सकता है कि भैया बीच में मेरे पास कहीं ना कहीं वार्म एयर थी, ड्राई एयर थी, जिसके कांटेक्ट में आके ये जो ड्रॉपलेट है वो क्या हो गई, इवेपोरेट हो गई। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है विराज। ध्यान रखना ये एक पर्टिकुलर टर्म है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, विराज बोला जाता है। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। देखो फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन क्या होती है, पहले तो वो चीज समझना हमको जरूरी है। प्रिसिपिटेशन क्या होती है कि एटमॉस्फेयर पे जो वाटर होता है वो हमारे ग्राउंड पे आता है अलग अलग फॉर्म में, या अलग अलग तरीके से आ सकता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि एटमॉस्फेयर से जो वाटर आता है हमारे पास वो कई टाइप से या कई फॉर्म में आ सकता है। जैसे हमारे पास बर्फ भी गिर सकती है, नॉर्मल बरसात हो सकती है, ओले गिर सकते हैं, वो सभी क्या है, मेरे पास फॉर्म है प्रिसिपिटेशन की। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि फॉर्म कितनी हो सकती है प्रेसिपिटेशन की, तो एक बार उसको देख लेते हैं अपन ब्रीफली। पहली फॉर्म मेरे पास हो सकती है प्रेसिपिटेशन की, ड्रिजल। ड्रिजल बोला जाता है, फुहार जो होती है ना, बहुत बारीक बारीक जो बूंदे आती है अपनी हवा के साथ, उन्हें बोला जाता है ड्रिजल। और अगर हाइड्रोलॉजिकल तरीके से बात की जाए तो ऐसी रेन ड्रॉप जिनका डायामीटर आपका 0.1 mm से 0.4 mm के बीच हो, और इसकी इंटेंसिटी आपकी लेस देन 0.1 सेंटीमीटर पर आवर हो, तो इस केस में जो प्रिसिपिटेशन होगी उसे क्या बोला जाएगा, ड्रिजल बोला जाएगा। क्लियर है। दूसरा हो सकता है मेरे पास रेनफॉल। दूसरा हो सकता है आपके पास रेनफॉल। रेनफॉल क्या होती है, ऐसा केस जिसमें वाटर ड्रॉपलेट का जो डायमीटर होता है वो ग्रेटर देन 0.5 mm हो। ठीक है, अगर डायमीटर 0.5 mm से ज्यादा है तो उस केस में इसे बोलेंगे रेनफॉल, अगर इससे कम है तो उस केस में इसे बोला जाएगा ड्रिजल। क्लियर है। थर्ड मेरे पास हो सकता है हेल। हेल बोलते हैं, जो ओले गिरते हैं ना अपने कई बार बरसात के साथ, ओलों को बोला जाता है हेल। ठीक है, हेल अगर मैं हाइड्रोलॉजिकल तरीके से बोलूं तो क्या होता है, ये होते हैं मेरे पास आइस क्रिस्टल्स। ये क्या होते हैं मेरे पास, आइस क्रिस्टल्स, जिनकी शेप कुछ भी हो सकती है, इरेगुलर शेप होती है इनकी, और इनका जो डायमीटर होता है वो नॉर्मली आपका होता है 5 mm से ज्यादा। क्लियर है, ध्यान रखना ये बात। फोर्थ मेरे पास फॉर्म हो सकती है इसकी, स्लीट। ये क्या होती है, स्लीट देखिए, स्लीट एक तरीके से मेरे पास क्या होता है, आइस, एक सेकेंड, स्लीट होता है मेरे पास आइस एंड वाटर का मिक्सर। ठीक है, कई बार देखो होता क्या है कि जो मेरा एटमॉस्फेयर है वहां से पूरा की पूरा जो वाटर होता है वो आइस की फॉर्म में चलता है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आता है, गर्म हवा के संपर्क में आता है, तो कुछ आइस का जो पोर्शन होता है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास जब ग्राउंड सरफेस पे प्रेसिपिटेशन आता है तो उसमें दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, आइस भी होती है और वाटर भी होता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि स्लीट में जो आइस के क्रिस्टल आते हैं उनका डायमीटर क्या होता है, जनरली 5 mm से कम होता है। ठीक है, अगर 5 mm से ज्यादा का डायमीटर होगा पर्टिकुलर आइस क्रिस्टल का तो वो काउंट होगा हेल में, स्लीट में नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है पांचवा, स्नोफॉल। स्नोफॉल के बारे में आप सभी जानते होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आइस के क्रिस्टल्स होते हैं, उनके ऊपर वाटर की एक छोटी सी लेयर होती है जिसकी वजह से एक कोलाइड फॉर्मेशन हो जाता है इनका। ठीक है, और वो हमारे पास किस में आता है, स्नोफॉल के रूप में आता है। ठीक, एक छठा होता है मेरे पास एक और, ग्लेज। इसके बारे में समझ लें आप, ग्लेज क्या होता है। देखिए ये मैंने माना ये है मेरे पास एटमॉस्फेयर और ये है मेरे पास ग्राउंड सरफेस। ठीक है, क्लियर। यहाँ से जब मेरे पास एटमॉस्फेयर से प्रेसिपिटेशन हुआ तो वो लिक्विड फॉर्म में हुआ, मतलब ऊपर से बादल से बूंद गिरी किसमें, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन हवा यहाँ पे जो बीच की हवा थी ग्राउंड सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था, और ये जो वाटर की ड्रॉपलेट थी इस ठंडी हवा के कांटेक्ट में आके क्या हो गई, आइस में कन्वर्ट हो गई। तो जब ये ग्राउंड सरफेस पर आके गिरी तो ये किसकी फॉर्म में आके गिरी, मेरे पास आइस की फॉर्म में आके गिरी। तो इस पर्टिकुलर टाइप के प्रेसिपिटेशन को क्या बोला जाता है, ग्लेज बोला जाता है। मतलब कि पहले जब ये एटमॉस्फेयर से चला था तो लिक्विड फॉर्म में था, जबकि ग्राउंड सरफेस पे किस फॉर्म में आया, आइस की फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में आया।
ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आप, क्या है कि फॉर्म प्रिसिपिटेशन की कौन सी नहीं है इनमें से? स्नो तो है, रेन भी है, हेल भी है, कौन सी नहीं है? स्मॉग नहीं है। स्मॉग क्या होता है एक्चुअली? स्मॉग होता क्या है आपका? स्मॉग होता है आपका स्मोक प्लस में फॉग का मिक्सचर। ठीक है, जब धुआं और फॉग एक साथ मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं अपन स्मोक। दिल्ली में बहुत ज्यादा देखा जाता है ये चीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है आपसे? ए रेनफॉल विद इंटेंसिटी ऑफ 5 mm पर आवर इज क्लासिफाइड एज। तो आपको यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि जो रेनफॉल होती है उसे इंटेंसिटी के बिहाफ पे 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है या क्लासिफाइड किया जाता है। पहली होती है मेरे पास लाइट रेनफॉल। पहली होती है आपके पास लाइट रेनफॉल। इसमें क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है इसकी वो होती है 2.5 mm पर आवर से कम। ठीक है। दूसरी होती है मेरे पास मॉडरेट रेनफॉल। मॉडरेट रेनफॉल, इस केस में जो इंटेंसिटी होती है वो होती है आपकी 2.5 से 7.5 mm पर आवर। ठीक है। और थर्ड होती है मेरे पास हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल में क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है वो होती है आपकी 7.5 mm से ज़्यादा, mm पर आवर, mm पर आवर से ज़्यादा। क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है आपको? 5 mm पर आवर का बताया हुआ है, तो कौन सी में आएगा भाई साहब? मॉडरेट रेनफॉल या मीडियम रेनफॉल में आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, पढ़े क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉस फ्रॉम प्रिसिपिटेशन। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक प्रिसिपिटेशन का लॉस नहीं है। ठीक है। देखें, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या होता है? पहली बात तो देखो, ये मेरा ग्राउंड सरफेस है। यहाँ पे ग्राउंड सरफेस पे मैंने माना कि एक पेड़ लगा हुआ है मेरे पास बड़ा सारा। ऊपर से क्या हुआ, प्रिसिपिटेशन आई, और प्रिसिपिटेशन का कुछ जो पार्ट है, थोड़ा सा मामूली सा पार्ट क्या रह गया, इस पेड़ की पत्तियों पर रुक गया और इसकी टहनियाँ जो थी वहां पे रह गया। ठीक है। तो ये जो पार्ट है इस प्रिसिपिटेशन का, वो ग्राउंड सरफेस पे नहीं आया ना, एक तरीके से लॉस हो गया प्रिसिपिटेशन का। तो इस टाइप के लॉस को बोला जाता है इंटरसेप्शन। दूसरा है मेरे पास इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है आप सभी को पता है, प्रिसिपिटेशन आई और सॉइल की अपर लेयर में से कुछ वाटर क्या कर गया, नीचे ग्राउंड में चला गया। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इनफिल्ट्रेशन बोला जाता है। तो ये भी एक तरीके का लॉस ही है। ठीक है। थर्ड है मेरे पास इवेपो ट्रांसपिरेशन। इवेपो ट्रांसपिरेशन आप सभी जानते हो क्या होता है, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। ठीक है। इवेपोरेशन भी एक तरीके का लॉस है प्रिसिपिटेशन का, और ट्रांसपिरेशन भी एक तरीके का लॉस ही है। ठीक है। तो इवेपो ट्रांसपिरेशन भी क्या हो गया मेरे पास, प्रिसिपिटेशन का एक लॉस हो गया। फोर्थ देखें, वाटर साइड लीकेज, ये कोई लॉस नहीं होता। ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डी आंसर हो जाएगा। क्लियर ये बात। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, फॉर अ लार्ज कैचमेंट कंटूर जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ सेम मंथली रेनफॉल वैल्यू वर प्लॉटेड इज कॉल्ड। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरे पास ये कोई एक पर्टिकुलर कैचमेंट है बड़ा सारा। ठीक है। इस कैचमेंट में क्या है, मेरे पास कई सारे पॉइंट हैं। ठीक है। जिनकी मंथली रेनफॉल वैल्यू जो है वो सेम है। ठीक है। तो इन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, पहली बात तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा आइसो हाइट लाइन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, हालांकि इस क्वेश्चन में इसके बारे में नहीं पूछा, लेकिन ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है। क्या है कि सेम रेनफॉल वैल्यू वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को क्या बोला जाता है? आइसो हाइट लाइन बोला जाता है। और ऐसा एक मैप जो आइसो हाइट लाइन की हेल्प से बना हुआ हो, या ऐसा एक पर्टिकुलर ग्राफ जिसमें कि बहुत सारी आइसो हाइट लाइंस हों, उसे क्या बोलते हैं अपन? आइसो हाइट मैप बोलते हैं या आइसो हाइटल मैप बोलते हैं। ठीक है ना। एक स्पेशल बात यहाँ पे, इस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है सेम मंथली रेनफॉल। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, सेम एनुअल रेनफॉल भी हो सकता है, सेम पर डे का रेनफॉल भी हो सकता है। मतलब इन पर्टिकुलर पॉइंट पे रेनफॉल सेम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का। क्लियर है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोल रहा है आपसे, रेनफॉल हाइटोग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ। तो आपसे बोला है कि जो हाइटोग्राफ बनता है रेनफॉल का, वो किस किस के बीच में वेरिएशन शो करता है। ठीक है। तो आपको पता ही होगा, हाइटोग्राफ जो होता है मेरा, ये क्या होता है? एक तरीके का बार डायग्राम होता है ना। ये क्या होता है? एक तरीके का बार डायग्राम होता है। और किस किस के बीच में बनाया जाता है? ये बनाया जाता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वर्सेज टाइम। क्लियर। तो इंटेंसिटी
और टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है उसे बोला जाता है हाइटोग्राफ। एक और स्पेशल बात, अगर मैं इंटेंसिटी ना लूं रेनफॉल की, ठीक है, या मैं टोटल इंटेंसिटी ना लेके मैं क्या ले लेता हूं, क्यूमुलेटिव रेनफॉल ले लेता हूं या टोटल रेनफॉल ले लेता हूं, टोटल रेनफॉल वर्सेज टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा भाई साहब मास कर्व। मास कर्व, ध्यान रखना इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में है तो दैट इज हाइटोग्राफ। अगर टोटल रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में है तो इसे बोलेंगे अपन मास कर्व। टोटल को ही क्यूमुलेटिव बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, प्रिसिपिटेशन इज इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन प्लस रन ऑफ, ठीक है। इवेपोरेशन इज इक्वल टू प्रिसिपिटेशन प्लस रन ऑफ, नहीं है भैया। रन ऑफ इज इक्वल टू इवेपोरेशन प्लस प्रिसिपिटेशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। प्रिसिपिटेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ, ये भी ठीक है। इसमें दो सही है आंसर, है ना। देखो एक बार हल्का सा बता देता हूँ आपको, प्रिसिपिटेशन क्या है, अपने पास एटमॉस्फेयर से वाटर आता है ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे आने के बाद वो कहाँ कहाँ चला जाता है, इनफिल्ट्रेशन में भी जाता है, ठीक है। उसका इवेपोरेशन भी होता है और उसका रन ऑफ भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं प्रिसिपिटेशन के बारे में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से इनफिल्ट्रेशन प्लस इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ, ठीक है, तीनों चीज आती हैं इसमें। तो यहाँ पे मेरे पास ए और डी दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन स्टेट दैट। अब यहाँ पे आपसे इसने हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन के बारे में पूछा है। हालांकि इसको मैं जब हाइड्रोलॉजी पढ़ाई थी तब डिटेल में बता चुका था, डेराइव करके बता चुका था। एक बार हल्का सा इसको वापस बता देता हूँ मैं। देखिए ये मेरे पास एक पर्टिकुलर कोई लेक है, ठीक है। इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में इतना पानी भरा हुआ है लेवल 1 तक। क्लियर। अब हुआ क्या, बरसात का टाइम आया, इसमें कुछ पानी का इनफ्लो हुआ, मतलब इसमें कोई नदी नाला आके गिर रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है, इसमें पानी का इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जब इनफ्लो होगा इसमें पानी का, जब इसमें वाटर आएगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये लेक अपने मैक्सिमम लेवल तक भरेगी, ठीक है। ऐसा माना कि ये लेवल 2-2 तक आ गई। क्लियर। इसके बाद जो बचा कुचा पानी है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर बह जाएगा, इसको मैं बोल सकता हूँ आउटफ्लो। क्लियर है। अब जो मेरे पास इनफ्लो में वाटर आया था उसका क्या क्या काम आया, पहली बात तो उसने इस लेक के स्टोरेज में चेंज किया, पहले यहाँ पे स्टोरेज था अब यहाँ तक बढ़ा दिया तो चेंज कर दिया ना। और दूसरा कहाँ चला गया, आउटफ्लो में चला गया। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं इसकी तो क्या हो जाएगी, इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो प्लस में चेंज इनटू स्टोरेज। अब देखो यहाँ पे जो इनफ्लो है ना, वो सारे के सारे तरीके से पानी आ सकता है, रन ऑफ से आ सकता है, प्रिसिपिटेशन से आ सकता है, और कोई तरीका है तो उससे भी आ सकता है। और आउटफ्लो क्या क्या होगा आपका, आउटफ्लो में इवेपोरेशन भी होगा, अंदर इनफिल्ट्रेशन हो रहा है वो भी होगा, और बाहर जो पानी बह के जा रहा है वो भी होगा, ठीक है। सारे की सारे तरीके से आउटफ्लो हो सकते हैं और सारे पॉसिबल तरीके से इनफ्लो हो सकते हैं। क्लियर। अब इस इक्वेशन को अगर मैं दूसरी तरीके से लिखूं तो क्या हो जाएगा, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इनटू स्टोरेज। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो गलत, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल गलत। सब सरफेस फ्लो इज इक्वल टू सब सरफेस आउटफ्लो, ये भी गलत है, इसमें कोई सेंस नहीं निकल रहा बात का। ऑप्शन डी है आपके पास, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इनटू स्टोरेज, ऑप्शन डी सही है इसका। तो 12वें का आंसर हो जाएगा आपके पास डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ 60% ऑफ इंडेक्स ऑफ वेटनेस शोज। आपके पास अगर किसी पर्टिकुलर ईयर का दिया हुआ है कि भैया इस ईयर का इंडेक्स ऑफ वेटनेस है आपके पास 60%, इसका मतलब क्या है। देखो पहले ये समझते हैं कि इंडेक्स ऑफ वेटनेस होता क्या है। इंडेक्स ऑफ वेटनेस का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये होगा आपके पास रेनफॉल इन अ ईयर, किसी पर्टिकुलर ईयर का, डिवाइड बाय एवरेज एनुअल रेनफॉल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अगर इंडेक्स ऑफ वेटनेस 60% है, अगर इंडेक्स ऑफ वेटनेस मेरे पास 60% है, इसका मतलब क्या है कि एनुअल एवरेज रेनफॉल के मुकाबले इस साल कितनी बरसात हुई है, 60% हुई है। मतलब होनी तो मेरे पास 100% चाहिए थी ना, हुई कितनी, 60% हुई। इसका मतलब क्या रह गया कि 40% मेरे पास क्या आ गई, कमी आ गई। मतलब 60% बरसात हुई, दैट मीन्स 40% क्या हो गई मेरे पास, रेनफॉल की डेफिसिट हो गई, ठीक है। रेनफॉल की क्या हो गई, डेफिसिट हो गई, मतलब डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई,
क्लियर है? तो यही बात यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी गई है कि अगर 60% इंडेक्स ऑफ वेटनेस है तो इसका मतलब क्या है कि रेन डेफिशिएंसी मेरे पास कितनी है, 40% है। क्लियर? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखें क्या पूछा हुआ है आपसे, एयर मास लिफ्ट अपवर्ड ड्यू टू इंक्रीज टर्बुलेंस एंड फ्रिक्शन व्हेन इट इज फाइनली गेट कंडेंस एंड देन प्रिसिपिटेशन अकर, दिस टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन इज कॉल्ड। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसमें देखें आप लोग क्या बताया इसने कि भैया मेरे पास एयर मास आया, ठीक है, और वो जो एयर मास था वो अर्थ सरफेस के फ्रिक्शन और टर्बुलेंस की वजह से क्या हो गया, ऊपर उठ गया। अब जब वो ऊपर उठा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, टेम्परेचर कम होने की वजह से कंडेंसन होगा और उसमें वाटर की ड्रॉपलेट बन जाएंगी और वो वाटर की ड्रॉपलेट प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में वापस नीचे आ जाएंगी। तो इस टाइप का जो प्रिसिपिटेशन होता है इसे बोला जाता है रेनफॉल ड्यू टू टर्बुलेंट एसेंट, या इस तरह की जो रेनफॉल होती है उसे क्या बोला जाता है, रेनफॉल ड्यू टू टर्बुलेंट एसेंट। ठीक है। और जो रेनफॉल के टाइप होते हैं वो होता है आपके पास ओरोग्राफिक, कन्वेक्टिव। क्लियर है ना? ये आप जाके देख लेना, इनके बारे में डिटेल वीडियो बनाया हुआ है हाइड्रोलॉजी में, वहां आप जाके इनको अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर? यहाँ अगर मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप लोग, कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय। ठीक है, तो इसमें इसने क्लाउड के टाइप दिए हुए हैं कि किस टाइप के क्लाउड से कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन होता है, तो ये आप याद रख लें, ये होता है आपका क्यूमुलिफॉर्म क्लाउड की वजह से। ठीक है, ओरोग्राफिक क्लाउड की वजह से होता है आपका ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन। क्लियर? और स्ट्रेटिफॉर्म क्लाउड किनको बोलते हैं, आप ये बात ध्यान से सुन लें क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्ट्रेटिफॉर्म क्लाउड उनको बोलते हैं जो क्लाउड्स लेयर्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब लेयर्ड फॉर्म का अगर कोई क्लाउड है तो उस टाइप के क्लाउड को क्या बोला जाएगा, स्ट्रेटिफॉर्म क्लाउड बोला जाएगा। क्यूमुलिफॉर्म क्लाउड्स वो होते हैं जो गर्मियों में आपने देखे होंगे, चमकीले चमकीले से बादल होते हैं ना, कटे फटे से बादल होते हैं, चमकीले से बादल होते हैं, उन्हें बोला जाता है क्यूमुलिफॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोला हुआ है, ये एक तरीके से यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, इज द रिजल्ट फ्रॉम लिफ्टिंग ऑफ वार्म मॉइस्चर लाडेन एयर ड्यू टू टोपोग्राफिकल बैरियर। अब देखो क्या बताया कि मेरे पास एयर मास आया, ठीक है, और वो जो एयर मास था किसी टोपोग्राफिकल बैरियर की वजह से ऊपर उठ गया। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, मेरे पास प्रिसिपिटेशन हुई या रेनफॉल हुई। तो इस टाइप की रेनफॉल को क्या बोला जाएगा, तो आपको पता है इस टाइप की रेनफॉल को बोला जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, क्लियर? कन्वेक्टिव रेनफॉल जो होती है वो होती है गर्म हवा के ऊपर उठने की वजह से। साइक्लोनिक रेनफॉल जो होती है वो होती है साइक्लोन की वजह से, जो कि लो प्रेशर की वजह से बनता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो 16वें का आंसर हो गया आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब देखो पहली बात तो साइक्लोन का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, जो हाइड्रोलॉजी की वीडियो है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ डिस्कस करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि साइक्लोन क्या होता है, एक पर्टिकुलर आपके पास क्षेत्र होता है, एरिया होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है, और इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए आसपास से बहुत ज़्यादा स्पीड से बहुत ज़्यादा वेलोसिटी की क्या आती है आपके पास, विंड आती है। ठीक है, जिसकी वजह से जहाँ जो भी सामान पड़ा होता है ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो मेरे पास साइक्लोन होता है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है। ठीक है, इसके रोटेशन का जो कारण होता है वो होता है आपके पास कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स, ये अर्थ सरफेस का एक फोर्स होता है जिसकी वजह से साइक्लोन एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है या रोटेट करता है, और इसका जो रोटेशन होता है वो आपका नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में होता है एंटी क्लॉकवाइज, और साउदर्न हेमीस्फेयर में ये होता है आपका क्लॉकवाइज। क्लियर है ना? तो अब आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए जोन ऑफ लो प्रेशर विद क्लॉकवाइज विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, गलत है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ऑप्शन बी देखें, जोन ऑफ लो प्रेशर विद एंटी क्लॉकवाइज विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सही बात है, नॉर्दर्न में कैसा बताया इसने, एंटी क्लॉकवाइज बताया ना, तो ये सही आंसर है आपका। सी और डी तो वैसे ही गलत है क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर बता रखा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला हुआ है अ रेन गेज शुड बी प्रिफरेबल टू फिक्स, और सेम क्वेश्चन है जो कि आपको दोबारा पूछा हुआ है, क्या है, द करेक्ट पोजीशन ऑफ रेन गेज स्टेशन इज।
अब देखो रेन गेज स्टेशन को कहाँ फिक्स किया जाता है, नियर द बिल्डिंग नहीं करते, ठीक है। दूसरा देखिए अंडर द ट्री बिल्कुल नहीं किया जाता। थर्ड देखिए इन अ क्लोज स्पेस क्यों करेंगे भैया। और फोर्थ है आपके पास इन अ ओपन स्पेस, तो बिल्कुल ओपन स्पेस पे ही रेन गेज के स्टेशन को फिक्स किया जाता है। और ओपन स्पेस भी आपके पास कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 5.5 इंटू 5.5 मीटर का, मतलब 5.5 इंटू 5.5 मीटर का ओपन स्पेस जरूरी है, इससे कम नहीं हो सकता। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21। द रेन गेज मस्ट बी सेट एज नियर एज ग्राउंड एज पॉसिबल। देखो इसका कि भैया जो रेन गेज स्टेशन होता है उसको ग्राउंड पे पॉसिबल जितना हो सके उतना पॉसिबल ग्राउंड पे रखते हैं, उसको ऊपर नहीं रखा जाता। इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए टू रिड्यूस एलिवेशन इफेक्ट, नहीं, टू रिड्यूस विंड इफेक्ट। देखो आपको पता है कि जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ता है विंड की स्पीड बढ़ती है, विंड में चेंज आते हैं विंड की स्पीड में या वेलोसिटी में, ठीक है। उससे क्या होता है जो रेनफॉल हमारे पास हो रही है, अब आपको पता है अगर विंड की वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो जो रेनफॉल का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उसको अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसी चीज से बचने के लिए जो हमारा रेन गेज स्टेशन होता है उसको कहाँ रखा जाता है, ग्राउंड पे रखा जाता है, ठीक है। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज यूज टू मेजर रेनफॉल। अब देखो मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं कि जो रेन गेज होते हैं वो हमारे पास जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरे पास रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग टाइप, और दूसरा होता है मेरे पास नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। क्लियर है, आपको पता भी होगा। और नॉन रिकॉर्डिंग टाइप को नॉन ऑटोमेटिक भी बोलते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप को ऑटोमेटिक बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज जो होते हैं वो ओनली डेप्थ मेजर कर पाते हैं रेनफॉल की, जबकि रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज जो होते हैं वो डेप्थ और इंटेंसिटी दोनों मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ये बात, ये तो आपको पता भी होगी। अब देखिए आपसे पूछा हुआ है टाइप के बारे में, टाइप के बारे में पूछा हुआ है ना। तो आपको पता है कि जो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होते हैं या नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के रेन गेज होते हैं वो आपके पास दो होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है आपके पास साइमन रेन गेज और दूसरा होता है आपके पास आईएमडी स्टैंडर्ड रेन गेज, ठीक है। जबकि ये जो तीन टाइप आपको दिख रहे हैं ना बीसीडी ऑप्शन वाले, ये सारे के सारे कैसे हैं, रिकॉर्डिंग टाइप के हैं। मतलब बेजिंग बकेट, टिपिंग बकेट और फ्लोट टाइप जो रेन गेज होते हैं वो आते हैं आपकी रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज में। क्लियर है ना। क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा मेरे पास नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का है या नॉन ऑटोमेटिक टाइप का है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, साइमन रेनगेज जो है वो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, सेम टू सेम क्वेश्चन है शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेनगेज। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देखिए टिपिंग बकेट रिकॉर्डिंग होता है, फ्लोट टाइप रिकॉर्डिंग होता है, साइमन भी रिकॉर्डिंग होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, साइमन क्या होता है आपका, नॉन रिकॉर्डिंग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्लियर। एक और बात, फ्लोट टाइप रेन गेज जो होता है इसका एक और नाम होता है जो जनरली यूज किया जाता है, इसे बोलते हैं नेचुरल साइफन टाइप, नेचुरल साइफन टाइप। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेन गेज यूज फॉर मेजरिंग रेन इन रिमोट एरियाज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको कि रिमोट एरियाज या इनअसेसिबल एरियाज या हिली एरियाज उस जगह पे हमेशा टिपिंग बकेट टाइप के रेन गेज को यूज किया जाता है, ठीक है। वेजिंग बकेट टाइप के रेन गेज को कहाँ यूज करते हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पे रेन के साथ साथ स्नो होने के भी चांस होते हैं या स्नोफॉल होने के भी चांस होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वहाँ पे वेजिंग बकेट टाइप को यूज किया जाएगा। अगर हिली एरिया का पूछ ले, रिमोट एरिया का पूछ ले, इन असेसिबल एरिया का पूछ ले, तो वहां पे किसको करते हैं, टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज को यूज करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, स्टैंडर्ड रेन गेज यूज इन इंडिया इज। अब देखो एक बात आपको बता दूं मैं कि जो इंडिया में नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का रेन गेज है वो तो यूज किया जाता है आईएमडी स्टैंडर्ड, ठीक है। और अगर इंडिया में रिकॉर्डिंग टाइप का यूज करना है तो इंडिया में रिकॉर्डिंग टाइप का यूज किया जाता है साइफन टाइप, या इसे बोलते हैं अपन नेचुरल साइफन टाइप, नेचुरल साइफन टाइप। और इसका दूसरा नाम क्या होता है आपके पास, मैंने अभी बताया था फ्लोट टाइप, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, टिपिंग नहीं, बेजिंग नहीं, तीसरा ऑप्शन सी नेचुरल साइफन टाइप, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर नॉन रिकॉर्डिंग के बारे में पूछा जाएगा तो इंडिया में कौन सा यूज किया जाता है, आईएमडी स्टैंडर्ड, और रिकॉर्डिंग के बारे में पूछा जाए तो आपसे तो क्या बताना है आपको, फ्लोट टाइप। यहाँ पे दोनों ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। क्लियर। आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, साइमन रेन गेज डज नॉट कंसिस्ट,
अब देखो, साइमन रेन गेज मैंने आपको पढ़ाया है हाइड्रोलॉजी में, इसमें फनल भी होती है रेन को या वाटर को कलेक्ट करने के लिए, एक सिलेंड्रिकल बोतल भी होती है जिसमें मेजर किया जाता है रेनफॉल को, बेस भी होता है जिसपे ये रखे रहते हैं, रोटेटिंग बोतल टाइप की कोई चीज साइमन रेन गेज में नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखें आप, द स्टैंडर्ड साइमन रेन गेज हैज अ कलेक्टिंग डायमीटर इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें पूछना क्या चाहता है कि जो साइमन रेन गेज है अपना, उसमें जो कलेक्टिंग जार होता है या जिंक की बोतल जो होती है उसका डायमीटर कितना होता है, कितना होता है भाई साहब, 12 × 7 सेंटीमीटर। डेटा वेट्स क्वेश्चन है, इनमें समझाने की कुछ बात नहीं है। ठीक है, आपको पता है तो कर दोगे, नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ रिसीवर टिपिंग बकेट रेन गेज। तो हमारे पास जो टिपिंग बकेट रेन गेज होता है उसके रिसीवर का डायामीटर कितना होता है, इसका डायामीटर होता है आपके पास 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा है, बी। एमएम में दिया हुआ है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन इन एनी बेसिन डिपेंड अपॉन। ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, देखो मेरे पास ये कोई एक बड़ा एरिया है, लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, एक बड़ा सा एरिया है, हो सकता है। अब इस एरिया में क्या करना है, मुझे रेनफॉल को मेजर करने के लिए रेन गेज लगाने हैं। अब मैं कितने रेन गेज लगाऊं, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करेगा ना। ठीक है, पहला देखें ऑप्शन, एक्सटेंट ऑफ एरिया, कि एरिया कितना बड़ा है। ठीक है, अगर मेरे पास ज्यादा बड़ा एरिया होगा तो मेरे को ज्यादा रेन गेज लगाने पड़ेंगे, छोटा एरिया होगा तो कम रेन गेज लगाने पड़ेंगे। दूसरा देखें क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा आप ऐसा मानिए बरसात होती है या क्या बोलते हैं अपने, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो सारी की सारी चीजें रेन गेज स्टेशन को अफेक्ट करेंगी ना। तीसरा ऑप्शन देखें आप, टोपोग्राफिकल कंडीशन, यहाँ अगर बहुत ज्यादा हिली एरिया है तो मेरे को ज्यादा रेन गेज लगाने पड़ेंगे, अगर यहाँ पे प्लेन एरिया है तो मेरे को कम रेन गेज लगाने पड़ेंगे। ये बातें सारी की सारी क्या डिपेंड कर रही है ना एक दूसरे पे। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए रेन गेज स्टेशन देखूं कि कितने लगाने हैं, तो वो इन सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 30 तो आपको साफ साफ दिख रहा है, फॉर्मूला है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज का, तो आपको याद भी होगा क्या होता है, एन इज इक्वल टू सी वी बाय एप्साइलेन का होल स्क्वायर। यहाँ पे सी वी क्या होता है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और ई क्या होता है मेरे पास, परमिसिबल एरर। अच्छा, यहाँ पे परमिसिबल एरर इन्होंने पी की फॉर्म में दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, एन इज इक्वल टू सी वी बाय पी का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है आपसे, विच इज द सिंपलेस्ट मेथड टू एस्टिमेट एवरेज रेनफॉल डेटा इफ प्रिसिपिटेशन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ कैचमेंट। देखो इसको समझ लो थोड़ा, इसमें पूछ क्या रहा है ये कि एवरेज रेनफॉल डेटा एस्टिमेट करना है मेरे को। तो एवरेज रेनफॉल डेटा एस्टिमेट करने के तीन मेथड होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहला होता है मेरे पास अर्थमेटिक मीन मेथड। ठीक है, दूसरा होता है मेरे पास नॉर्मल रेशियो मेथड। ठीक है, तीसरा होता है मेरे पास आइसोहाइटल मेथड। देखो मैं आपको बता देता हूं, अर्थमेटिक मीन मेथड जो होता है सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, ये है आपके पास सिंपलेस्ट मेथड। और कब यूज लिया जाता है, जब मेरे कैचमेंट में जो रेनफॉल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब इस मेथड को यूज करेंगे हम। ठीक है, दूसरा है मेरे पास नॉर्मल रेशियो मेथड, जब मेरी रेनफॉल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेप्थ की बरसात हुई हो, अलग अलग इंटेंसिटी की बरसात हुई हो, उस केस में क्या करते हैं अपन, नॉर्मल रेशियो मेथड को यूज करते हैं। क्लियर। थर्ड है मेरे पास आइसोहाइटल मेथड, अगर मेरा जो कैचमेंट है वो बहुत ज्यादा इनरेगुलर है, वहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे अपन, आइसोहाइटल मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, देखो अगर यूनिफॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन तो अर्थमेटिक मीन, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो बचे दोनों। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, जो आइसोहाइटल मेथड होता है ये क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसमें होती है, आइसोहाइटल मेथड में होती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच इज द सिंपलेस्ट मेथड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अर्थमेटिक मीन मेथड हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी इस क्वेश्चन में आपको, ये चीज ध्यान रखना, इस पे और भी दो चार क्वेश्चन आएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि अपना 32वां है, क्या है भाई साहब देखना जरा, in a particular catchment area an accurate estimate of average rainfall
कैन बी ऑब्टेन बाय, क्या पूछा है आपसे, एक्यूरेट पूछा है। एक्यूरेट किससे मिलेगा, अभी बताया था ना, आइसोआइटल मेथड से मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 31, द एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया कैन बी एस्टिमेटेड बाय। वही सेम क्वेश्चन आ गया शायद दोबारा, है ना। क्या होगा आंसर आपका, आइसोआइटल मेथड होगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34, क्या बोल रहा है, विच मेथड गिव द एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन अ हिली कैचमेंट। देखो क्वेश्चन तो आपको फिर भी ये सेम ही लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दी, क्या दे दी कि भैया मेरा जो एरिया है वो हिली है, माउंटेनियस एरिया है। अब देखो जो मैंने तीन मेथड बताए थे ना, अर्थमेटिक मीन मेथड, नॉर्मल रेशियो मेथड, और तीसरा क्या था मेरे पास, आइसोआइटल मेथड। तो अर्थमेटिक मीन और नॉर्मल रेशियो तो हिली एरियाज में यूज ही नहीं करते। हिली एरियाज में ओनली कौन सा मेथड यूज लिया जाता है, ओनली आइसोहाइटल मेथड यूज लिया जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि हिली एरियाज में कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, दैट मींस आइसोआइटल मेथड यूज में लेते हैं, ठीक। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, आइसोआइटल मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्या बोल रहा है, डबल मास करो टेक्निक इज यूज। तो देखो डबल मास करो टेक्निक जो है काफी बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, आपको मिल जाएगी हाइड्रोलॉजी की प्लेलिस्ट में, ठीक है। और डबल मास करो टेक्निक जो होती है वो किसी रेन गेज रिकॉर्ड की कंसिस्टेंसी को चेक करने के काम में आती है। मैं आपको हल्का सा बता देता हूं, जैसे मेरे पास ये एक पर्टिकुलर कैचमेंट है या एक एरिया है, इसमें मेरे पास ये 5-7 रेन गेज लगे हुए हैं, ठीक है, ये रेन गेज स्टेशन है। अब मेरे पास डेटा आ रहा है और ऐसा माना है मैंने कि ये जो मेरे पास रेन गेज है इसमें कुछ खराबी आ गई, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। और इसका डेटा भी मैंने उठा लिया, तो डेटा तो गलत हो गया ना भाई, जब इसमें कुछ खराबी आ गई तो ये डेटा सही नहीं दे रहा, और मैंने सारों का एवरेज कैलकुलेट कर लिया, तो मेरा जो कैलकुलेशन है वो भी सारी गलत हो गई, ठीक है। अब मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरा कौन सा स्टेशन खराब हो चुका है, ठीक है। इसको मैं घर पे बैठे बैठे ग्राफ बना के पता कर सकता हूं, और वो ग्राफ किसका बनता है, डबल मास कर्व का बनता है। तो डबल मास कर्व जो होता है वो हमें ये बता देता है कि भैया तुम्हारे जितने भी रेन गेज लगे पड़े हैं ना, उनमें से ये वाला जो स्टेशन है ना ये पंगा करने लग गया, ठीक है ना, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं अपन, डबल मास कर्व मेथड काम में लेते हैं। इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप हाइड्रोलॉजी की प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आपको मिल जाएगा, ये आराम से पढ़ना, ठीक है। तो ये हो चुके हैं क्वेश्चन अपने। इन क्वेश्चन में हमने उनको शामिल किया मात्र जो कि आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। इसमें 2019 तक के क्वेश्चन है आपके, मतलब जहां तक के पॉसिबल हो सके वहां से लेके 2019 तक के क्वेश्चन है इसमें। क्लियर। आगे अपन प्रिसिपिटेशन का पार्ट 2 करेंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो कि एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपको एक और बता दूं मैं बात काम की यहाँ पे, कि अपनी जितनी भी क्वेश्चंस बैंक है, जैसे कि अपनी आर है गोर है, जैसे कि अपनी क्या है, आर ए गोर है, गुप्ता एंड गुप्ता है, आपकी मूर्ति है, आपकी खुरमी है, सारी की सारी जो बुक हैं, इसके अलावा यूथ पब्लिकेशन की तो प्रीवियस ईयर की आती है, उसमें तो कोई लोड ही नहीं है। तो इन सारी की सारी बुक्स का जो निचोड़ है, जो आपको एक तरीके से कम्बिनेशन है, वो कहाँ मिल जाएगा आपको, इस क्वेश्चन सीरीज में मिल जाएगा। क्योंकि देखो क्वेश्चन सीरीज हम 150 क्वेश्चन तो खुद भी नहीं बना सकते, सारे के सारे बुक से बनाए गए हैं, तो इन सारी बुक्स को कंबाइन करके इस क्वेश्चन सीरीज में डाली गया है। बस एक काम कर दिया गया है कि जो रिपीटेटिव क्वेश्चन थे उनको हटा दिया गया, ठीक है। इसलिए भले ही आपको क्वेश्चन कम लगे लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कुछ ईएससी के क्वेश्चन भी हैं, और इसके अलावा कुछ जो फैकल्टीज हैं रेस्पेक्टेड, उन्होंने खुद ने भी डिजाइन किए हैं, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन बैंक में सारे के सारे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मोर देन सफिशियंट है, आप उनको पढ़ लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट है वो। और अगर आप सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आप आराम से एग्जाम निकाल पाओगे, इतनी गारंटी है मेरी, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू गाइज वेरी मच, हैविंग अ गुड डे।